हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख युद्धों के बारे में जिन्होंने हमारे भारत का इतिहास ही बदल के रख दिया। भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिन्होंने इतिहास ही बदल डाला। ऐसे ही एक युद्ध था कलिंग युद्ध। इसने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का भीष्मतत्व युद्ध कहा जाता है। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के नेतृत्व में लड़ा गया था। युद्ध की विशाल लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह बौद्ध विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सम्राट अशोक ने कई राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। उन दिनों कलिंग का राज्य भी मगध राज्य के समान प्रसिद्ध था। 4 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन कलिंग के राज्य बहादुरी से लड़ रहे थे और सम्राट अशोक जीत नहीं पाए। 4 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन कलिंग के राजा बहादुरी से लड़ रहे थे और सम्राट अशोक जीत नहीं पाए। कलिंग वासी बहुत वीर थे। वह अपने राजा और अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे। अपने राज्य बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष की ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था, लेकिन कलिंग को जीतना आसान नहीं था। मौर्य सम्राट के शब्दों में, इस लड़ाई के कारण 1,50,000 आदमी विस्थापित हो गए, 1 लाख व्यक्ति मारे गए और इसमें कई गुना नष्ट हो गए। एक दिन सम्राट अशोक अपने शिविर में उदास बैठे थे। वह सोच रहे थे कि दोनों ओर के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, पर आज तक युद्ध का कोई फैसला नहीं हो सका। तभी एक सैनिक ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो। अभी अभी खबर मिली है, कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। इसका मतलब हम युद्ध में जीत गए। मगध राज्य अब हमारा है। अशोक प्रसन्न हो उठे। आपका सोचना ठीक है महाराज, परंतु कलिंग के किले का दरवाज़ा अभी भी बंद है। सिर झुकाकर सैनिक ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब दरवाज़ा खुल जाएगा। कल मैं स्वयं कलिंग के द्वार का दरवाज़ा खोलूँगा। दूसरे दिन सम्राट अशोक ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके पीछे मगध के हजारों सैनिक सम्राट अशोक की जय जयकार कर रहे थे। कलिंग द्वार के सामने पहुंचकर सम्राट अशोक ने अपनी सेना को ललकारा, मगध के वीर सैनिकों, पिछले 4 वर्षों से युद्ध चल रहा है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं। आओ हम शपथ लें, आज कलिंग द्वार के फाटक खुलवा कर दुर्ग पर मगध का झंडा लहराएंगे। सम्राट अशोक की जय, मगध राज्य की जय। चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। शोर मचाती अशोक की सेना आगे बढ़ी। अचानक कलिंग द्वार का फाटक खुल गया। कलिंग देश की राजकुमारी परीक्षा सैनिक वेश में घोड़े पर सवार खड़ी थी। राजकुमारी परीक्षा के पीछे स्त्रियों की सेना थी। राजकुमारी ने अपनी स्त्रियों की सेना से कहा, बहनों, आज हमें अपने देश के सम्मान की रक्षा करनी है। जिन्होंने हमारे पिता, भाई, पति हमारे छीने हैं, वह हत्यारे आज हमारे सामने खड़े हैं। हमारे जीतने जी इस द्वार के प्रवेश नहीं कर सकते। जय भवानी। पक्षा के साथ स्त्री सेना ने जय भवानी का हुंकार भरा। सम्राट अशोक विस्मित थे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो देवी? सम्राट अशोक, स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सम्राट, राजकुमारी ने गर्जना की, नहीं, स्त्रियों पर हथियार चलाना धर्म है। अन्यों में नहीं कर सकता। तुमने नए नए अन्याय की चिंता कब की है? सम्राट, अपनी जीत के लिए तुमने लाखों मासूम लोगों की हत्या की है। अब तो केवल हम स्त्रियां बची हैं। दुर्ग पाने के लिए तुम्हें अपने युद्ध करना पड़ेगा। ये सारी दुखी
स्त्रियां तुमसे युद्ध करना चाहती हैं। तुमने इनके घर उजाड़े हैं। ए सम्राट, क्या आप अन्य नहीं हैं? पक्षा की आंखों से चिंगारियां सी छटक रही थी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। आप जो चाहे सजा दे दें। तलवार फेंक कर अशोक ने सिर झुका लिया। नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। उठाओ तलवार सम्राट। नहीं राजकुमारी, आज के बाद ये तलवार कभी नहीं उठेगी। मेरा सिर हाजिर है, आपके इस काट कर अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लीजिए। नहीं महाराज, हम भी निहत्तों पर वार नहीं करते। जाइए, हमने आपको क्षमा किया। धन्यवाद राजकुमारी, आज से आप कलिंग का राज्य संभालेंगी। मगध और कलिंग दोनों राज्य मित्र बनकर रहेंगे। आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने शासन तथ्य तक हूँ। कभी युद्ध ना करने का निर्णय लेने वाले बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि गए। युद्ध भूमि पर खून से लथपथ लाखों जंग पड़े थे। हजारों घायल पानी पानी कहकर तड़प रहे थे, करा रहे थे। उनकी ये दशा देखकर अशोक का दिल भर आया। राज्य पाने के लिए उसने कितने लोगों की हत्या कर दी। अशोक का हृदय बेचैन था। तभी उसने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे थे। उनके घावों पर मरहम पट्टी कर रहे थे। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मैं अपराधी हूँ ए देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए भिक्षु। उन्होंने बोला, धर्म ही तुम्हारा हृदय को शांति दे सकता है। अशोक, तुम बौद्ध धर्म की शरण में आ जाओ। भिक्षु ने शांति से उत्तर दिया। मुझे क्या करना होगा भिक्षुवर? प्रतिज्ञा करो, आज से तुम जीव हत्या नहीं करोगे। जब भी शरीर में प्राण है, अहिंसा का पालन करोगे, सबसे प्रेम का व्यवहार करोगे। अशोक ने उसी समय प्रतिज्ञा की। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देव, मुझे बौद्ध धर्म का शरण में ले लीजिए। हाथ जोड़कर सम्राट अशोक ने प्रार्थना की। जाओ, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, तुम्हारे मन को अवश्य शांति मिलेगी। सम्राट हाथ उठाकर भिक्षु ने सम्राट को आशीर्वाद दिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया। उसने अपने प्रजा की भलाई और कल्याण में अपना जीवन बिताया। शांति और अहिंसा के धर्म को देश भर में फैलाया। इतना ही नहीं, उसे दूसरे देश तक पहुंचाया। अशोक के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। स्वयं सम्राट वेश बदलकर अपनी प्रजा का दुख सुख जानने घर घर जाते थे। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम अमर रहेगा। और आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख दूसरे युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुग़ल शासक बाबर के बीच हुई। युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यूं भयानक संघर्ष में लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी 1517 में जब गद्दी पर बैठा था, उसके साम्राज्य में अस्तित्व एवं राजनकता के दौर से गुजर रहा था और आपसी मतभेदों एवं निजी सव्यों के चलते दिल्ली की सत्ता निरंतर प्रभावहीन होती चली जा रही थी। इन विपरीत परिस्थितियों इब्राहिम लोदी के कई सरदार और उसके कुछ अपने संबंधी उससे नाराज थे। उसी समय इब्राहिम के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने काबुल में तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। बाबर की ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। जनवरी 1526 में अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने के लिए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रास्ते में ही इसकी खबर जब इब्राहिम लोदी को मिली तो उसने बाबर को रोकने के लिए कई कोशिश किया, लेकिन सभी विफल रहा। बाबर आगे बढ़ता रहा और इधर से दिल्ली भी सेवा लेकर निकल पड़ा। दोनों सेना पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 के दिन आमने सामने आ डटी। इस युद्ध को जीतने के उद्देश्य से बाबर पूरी योजना के साथ आया था। उसने इस युद्ध के लिए कई नई युद्ध नीतियाँ और
नए हथियारों का प्रयोग किया था, जो किसी भी भारतीय राज्य के लिए नया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। पानीपत के युद्ध में ही बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुसाफ़ा की सेवाएं ली। इस युद्ध में पहली बार बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने का उपयोग किया गया। साथ ही इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूसी विधि का प्रयोग किया था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 15,000 के करीब सैनिक और 20 से 24 मैदानी तोपें थी। लोदी का सेना बल 1,30,000 के आसपास था। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुमिति भी संख्या शामिल है, जबकि लड़ाकू सैनिक की संख्या कुल 1,10,00,000 से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 30 युद्ध हाथियों में युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्रों के हिंदू राज्य राजपूत इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। बाबरनामा के अनुसार बाबर की सेना के कुल 12,000 सैनिक शामिल थे। दूसरी तरफ इब्राहिम की सेना में बाबरनामा के अनुमान 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। बाबर की सेना ने नवीनतम हथियार, तोपों और बंदूकों थी। तोपें गाड़ियां में रखकर युद्ध स्थल पर लाकर प्रयोग की जाती थी। सभी सैनिक पूर्ण रूप से कवच युद्ध एवं धनुष-धान विद्या में एकदम निपुण थे। बाबर के कुशल नेत्र, समझबूझ और अग्नेत्री की ताकत आदि के सामने सुल्तान इब्राहिम लोदी बेहद कमज़ोर थे। सुल्तान की सेना के प्रमुख हथियार तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी व धनुष बाण आदि थे। हालांकि उन्हें पास विस्फोटक हथियार भी थे, लेकिन तोपों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसके गंभीर स्थिति ये थी कि सुल्तान की सेना में एकजुटता का नितांत अभाव और सुल्तान की अदूरदृष्टि का अवगुण आड़े आ रहा था। इस भीषण युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी व उसकी सेना मृत्यु को प्राप्त हुई और बाबर के हिस्से में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। इस युद्ध के उपरांत लोदी वंश का अंत और मुगल वंश का आगाज हुआ। लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुई। कई इतिहासकारों ने इस युद्ध के उपरांत भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ माना जाता है। और इसी के साथ तीसरा युद्ध, खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए खानवा का युद्ध 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा के साथ लड़ा, जिसमें बाबर ने सांगा को हराया। युद्ध के उपरांत राजपूत राज्य कमज़ोर हुए और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ा। राजस्थान में भरतपुर के निकट एक ग्राम खानवा, जो फतेहपुर सीकरी से 10 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। खानवा को कनवा नाम से भी जाना जाता है। 16 मार्च 1527 को बाबर की सेना खानवा पहुंची और उसके एक दिन बाद 17 मार्च 1527 को युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा का सागा, मारवाड़ा, ग्वालियर, अम्बेर, चंदेरी के निर्देश एवं इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी दे रहे थे। खानवा का युद्ध, जो कई 10 घंटे चला, अविस्मरणीय युद्धों में से एक है। राजपूत वीरता से लड़े, किंतु बाबर की जीत हुई। राजपूतों की हार का एक कारण पंवार राजपूतों की सेना का ठीक युद्ध के समय महाराणा के छोड़कर बाबर से जा मिलना था। बाबर द्वारा राणा सांगा पर विजय प्राप्त ने बाबर ने उसके सैनिकों की चिंता समाप्त कर दी और वह अब भारत विजय के सपने को साकार कर सकते थे
उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ का राजपूत नरेश राणा सांगा संग्राम सिंह था। उसने इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध में तटस्थ की नीति अपनाई थी। राणा सांगा वीर सेनानी था। वह अनेक बार युद्ध कर चुका था। उसे श्वेत विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा के संपूर्ण मोर्च की खबर से बाबर ने सैनिकों को मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रभावित घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब ना पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर ना लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यवहारिक कर था जिसने राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में तभी पानीपत युद्ध की रणनीतिक का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की और युद्ध का परिणाम अपने तरफ करने में कामयाब हुआ। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ पर किसी तरह अपने समूहगिर द्वारा बचा लिया गया। कलातनक में अपने किसी समन्वय द्वारा जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा कि वह मरना मारना तो जानते हैं किंतु युद्ध करना नहीं जानते। कहा जाता है कि पानीपत युद्ध का कार्य खानवा के युद्ध ने पूरा किया। इस युद्ध में पश्चात बाबर के कदम भारत में पूरी तरह से जम गए जिससे भावी महान मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। खानवा की विजय ने मुगल साम्राज्यवाद के विजृंभण में मार्ग से बहुत बड़ी बाधा हटा दी थी। चंदेरी का युद्ध। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शांति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। इसलिए 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के युद्ध शोष राजपूतों के खिलाफ लड़ा। इस युद्ध में राजपूतों के सेना का नेतृत्व मोदिनी राय ने किया। इस युद्ध के पश्चात मोदिनी राय ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और महिलाओं ने जौहर को स्वीकार और सामूहिक आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर की नज़र अब चंदेरी पर था। उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राज्य से यहाँ का महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कई किले भी राज्य को देने का पेशकश किया, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी ना हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये किला बाबर के लिए काफ़ी महत्व का था। बाबर की सेना में हाथी, तोपों और भारी हथियारों थे जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना दुष्कर था और पहाड़ियों से नीचे उतरने की चंदेरी के राज्य की फौज का सामना हो जाता। इसलिए राजा अवशेष व निश्चित था। कहा जाता है कि बाबर निश्चय पर दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डाला, अविशेषण कार्य कर डाला। उसकी सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उसकी पूरी सेना और साजो सामान ठीक किले के सामने पहुंच गई। सुबह राजा अपने किले के सामने पूरी सेना को देख भौंचका रह गया, परंतु राजपूत राज्य ने बिना घबराए अपने कुछ 100 सिपाहियों के साथ गौरी की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय लिया। तब किले में सुरक्षित राजपूतियों ने स्वयं और आक्रमणीय सेना से अपमानित होने की बजाय स्वयं को खत्म करने का निर्णय ले लिया। एक विशाल चिता का निर्माण किया और सभी स्त्रियों ने सुहागनों पर शुकार कारण के स्वयं उस चिंता को हवाले कर दिया। जब बाबर और उसकी सेना किले के अंदर पहुंची तो उसके हाथ कुछ न आया।
राजपूतों का शौर्य और राजपूतियों के जौहर के इस अविश्वसनीय कृत्य इतना बौखलाया कि उसने खुद के लिए इतनी महत्वपूर्ण किले का संपूर्ण विषाण करवा दिया तथा कभी उसका उपयोग नहीं किया। युद्ध में राजपूत सेना की हार हुई। राजा मोदिनी राय ने बाबर से संधि करके उसकी अधिनीति को स्वीकार लिया और संधि के अनुसार मोदिनी राय दी दो पुत्रियों का विवाह बाबर के पुत्र कामरान एवं हुमायूं से कर दिया गया। बाबर ने चंदेरी के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने राजपूताना के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई तथा जिहाद का नारा दिया। चौसा का युद्ध। हुमायूं सत्ता में आने के बाद अफ़गानों की गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अफ़गान शक्तियों में बढ़ोतरी हुई और यही शक्तियां एक दिन इसके लिए उत्पत्ति लेकर आई। इन शक्तियों का नियंत्रण शेर खां कर रहा था। शेर खां ने एक अफ़गान को दूत बनाकर भेजा, जिससे उसकी सेना की दृश्यत की सूचना मिल गई। फलस्वरूप 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खान का की सेनाओं के मगध गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। ये युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफ़ी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिक्षिक की सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई, जिसे भिष्टी ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई थी। उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया था। चौसा का युद्ध में अफ़गानों की विजयश्री मिली। इस समय अफ़गान अमीरों ने शेर खां से सम्राट पद स्वीकार करने का प्रस्ताव किया। शेर खां अपना राज्य विभेषण कराया। बंगाल के राजाओं के क्षेत्र उसके सिर के ऊपर लाया गया और उसके शेर शाह आलम सुल्तान अल अद्दीद की उपाधि धारण की। उत्तर भारत में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के संस्थापक शेर खां द्वारा बाबर के चंदेरी अभियान के दौरान कहे गए ये शब्द अविश्वसनीय सत्य सिद्ध हुए कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और मेरे मित्र रहा तो मैं मुग़लों को सरसल से भारत से बाहर निकाल दूंगा। चौसा के पश्चात शेर खां ने शेर खां की उपाधि धारण कर अपने राज विभेषण करवाया। कनौजा का युद्ध। चौसा युद्ध जीतने के एक साल बाद फिर दोनों कनौजा के मैदान में आमने सामने हुए। बिलग्राम या कनौजा का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। शेर खां ने भागों में सेना की विविधता करना मुगल पर आक्रमण कर दिया, जिस रणनीति ने अपनाकर पानीपत के प्रथम युद्ध में अफ़गान की शक्ति को समाप्त कर दिया। उसी नीति को अपनाकर शेर खां ने हुमायूं की शक्ति को नष्ट कर दिया। मुगलों की सेना चारों ओर से घिर गई और पूर्ण पराजय हो गई। हुमायूं और उसके सेनापति आगरा भाग गए। इस युद्ध में शेर खां के साथ खास खां, हेबत खां, नियाजी खां, ईर्षा खां केंद्र में स्वयं शेर शाह, प्रसव में बेटे जलाल खां और जालू दूसरे पार्श्व में राजकुमार हादरी खां, कुतबू खां, बेवत खुश खां, जालवानी आदि कोतले शेर थी। दूसरी ओर हुमायूं के साथ उसका भाई हिंदलाल व अवसकारी तथा हैदर मिर्जा दगलत, यादगार नसारी और कासी हैसुर सुल्तान थे। इस युद्ध में फिर शेर खां सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध की सफलता के बाद शेर खां ने सरसल से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राज्य सत्ता एक बार फिर से अफ़गानों के हाथ आ गई। शेर शाह ने परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 14 वर्ष तक घुमकड़ों जैसे निवासीय जीवन से व्यतीत किया।
पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफ़गान बादशाह आदिल शाह सूर के योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के सेनापति बैराम खान बीच हुई। इस लड़ाई के बाद भी एक नए युद्ध की शुरुआत हुई और भारतीय इतिहास के कई नए अध्याय खुले। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफ़गानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में नियंत्रित हो गया और अगले 300 वर्ष तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास ही रहा। आदिल शाह शेर शाह सूरी वंश का अंतिम सम्राट और एक वर्ष आराम से संपन्न था, लेकिन उनका मुख्य सेनापति हेमू अत्यंत वीर एवं समझदार था। उसके अफ़गानी शासन को मजबूर करने के लिए 22 सफल लड़ाई लड़ी। 22वें युद्ध में दिल्ली के तुगलकाबाद मैदान में 6 अक्टूबर 1556 को मुगलों को हराने के बाद उनके अधीष्ट सेना नायकों ने 7 अक्टूबर 1955 को दिल्ली में उनका राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि सूरी वंश में सम्राट बनने लायक उस समय कोई नहीं रह गया था। वह विक्रमादित्य की पदवी धारण कर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गए। अब हेमू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गए। उसके मुगलों को हराकर दिल्ली पर समस्त हिंदू राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया। उसने मुगलों सरदारों से युद्ध किए और उन्हें दिल्ली से खदेड़ पर पंजाब की ओर भगा दिया। मुगल सरदार जाने को तैयार नहीं थे। वह एक बार फिर बड़ा युद्ध कर अंतिम निर्णय करना चाहते थे। 15 नवंबर 1556 को अकबर के संरक्षक बैरम खां के साथ मुगल सेना ने फिर से चुनौती दी। मुगल शेर ने खान जामा, अली कुली खां और बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत में युद्ध करने का निश्चय किया। हेमचंद्र भी सेना सहित लड़ने पहुंच गया। दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। सेना बल के मामले में हेमू का पलड़ा भारी था। इतिहासकारों के अनुसार हेमू की सेना में कुल 1 लाख सैनिक थे, जिसमें 30,000 राजपूत सैनिक, 15,000 हाथी सैनिक और शेष अफ़गान पैदल सैनिक एवं अक्षौहिक सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में मात्र 20,000 सैनिक ही थे। दोनों तरफ के योद्धा युद्ध अपनी आन बान और शान के लिए मैदान में डट कर लड़े। शुरुआत में हेमू का पलड़ा भारी रहा। मुगलों के मतभेद मचने लगी, लेकिन बैराम खान ने सुनियोजित तरीकों से हेमू की सेना पर आगे पीछे और मध्य में भारी हमला किया और चक्रव्यूह की रचना करने हुए उनके तोपखाने पर भी कब्जा कर लिया। मुगलों सेना ने हेमू सेना की हत्याओं पर तीरों से हमला करना, उन्हें घायल करना शुरू कर दिया। मुगलों की तोपों की भयंकर गूंज से हाथी भड़क गए और वह अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। उसी दौरान दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंखों में आ घुसा। वह उस अवस्था में भी युद्ध करता रहा। बहुत खून बह जाने के बाद बेहोश होकर हाथी के हाथों में गिर गया। हेमचंद्र के गिरने ही सेना तितर बितर होने लगी। मुगलों ने जोर का हमला कर शत्रु को सेना को पराजित कर दिया। बेहोश हेमचंद्र की मुगलों के बंदी बना लिया। उसी मुगलों के मनोनीति बालक बादशाह अकबर के समय उपाचित किया गया। मुगल सरदार बेग खान ने अकबर से कहा कि वह उसे अपने हाथ से मार दें। अकबर ने उस पर वार नहीं किया। बैरम खान ने उसका अंत कर दिया। हेमचंद्र की प्रविजय के साथ ही भारत में उसी दिन स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना टूट गया और बालक अकबर ने नेतृत्व को मुगलों का शासन जमा गया।